नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे ये जो रिफ्यूजी क्राइसिस हो रही है, जो कूप हुआ है म्यांमार के अंदर 1 फरवरी को, उसके बाद मिजोरम का ये जो बॉर्डर है म्यांमार के साथ, वहां पे ये देखने को मिला है कि म्यांमार के साइड से बहुत सारे लोग मिजोरम के अंदर यानी कि इंडिया के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली यहां पे एक रिफ्यूजी क्राइसिस बनती नजर आ रही है। केंद्र सरकार ने साफ साफ बोल दिया है चारों के चारों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को, जो कि म्यांमार के साथ बॉर्डर बनाते हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सवाल उठता है, वो 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कौन से हैं जो कि म्यांमार के साथ बॉर्डर बनाते हैं। तो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है अरुणाचल प्रदेश, उसके साथ साउथ में आ जाइए तो नागालैंड, उसके साउथ में मणिपुर, उसके साउथ में मिजोरम। त्रिपुरा म्यांमार के साथ बॉर्डर नहीं बनाता है, त्रिपुरा केवल बांग्लादेश के साथ बॉर्डर बनाता है। तो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये ऑर्डर भी याद रखिए। नॉर्थ से साउथ का अगर आपको ऑर्डर पूछा जाए तो सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम। तो 4 राज्य हैं जो कि म्यांमार के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं। और इन बॉर्डर्स के थ्रू ये जो म्यांमार में कूप हुआ है, उसके चलते ऐसा बोला जा रहा है कि बहुत सारे म्यांमारी नेशनल्स इंडिया में घुस सकते हैं। इसीलिए ये पर्टिकुलर चीज न्यूज में है। ठीक है भाई। और न्यूज में एक बात की वजह से और है कि मिजोरम के चीफ मिनिस्टर ने जो पुराने फॉरेन मिनिस्टर हैं म्यांमार के, जिन मार उंग, उनसे बात की, उसको मैं बताऊंगा। फिर इंडिया म्यांमार के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन अभी बता दी, थोड़ी और बता दूंगा। रिफ्यूजी क्राइसिस है क्या, मिजोरम और म्यांमार के रिश्ते कैसे रहे। ध्यान दीजिए, इंडिया म्यांमार नहीं, मिजोरम म्यांमार के रिश्ते कैसे रहे। ये जो एथनिक पीपल का कंसेप्ट क्या है, इंडिया की पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू दिस रिफ्यूजी क्राइसिस, और रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 और रिफ्यूजी कन्वेंशन 1967 का यहां पे क्या रोल है। तो रिसेंटली न्यूज में क्यों है, मिजोरम के चीफ मिनिस्टर जोरामथंगा ने एक वर्चुअल मीटिंग करी, किसके साथ, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ म्यांमार जिनमार्ग ओंग के साथ। ये जो मीटिंग हुई वर्चुअल जिनमार्ग ओंग के साथ, amid ongoing military crackdown in Myanmar after the फरवरी कूप, यहां पे कहीं ना कहीं मिजोरम के चीफ मिनिस्टर, आप समझिए इस प्रकार से, म्यांमार के पुराने फॉरेन मिनिस्टर से बात कर रहे हैं बिना केंद्र सरकार की परमिशन लिए। आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल रिलेशंस, फॉरेन रिलेशंस इज द एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। किसी भी राज्य की सरकार के पास ये ताकत नहीं है कि वो किसी फॉरेन गवर्नमेंट से बात करे। तो वेस्ट बंगाल का अगर बॉर्डर लगता है बांग्लादेश के साथ, तो ममता बनर्जी सीधे सीधे बांग्लादेश से डीलिंग नहीं कर सकती। बांग्लादेश से डीलिंग केवल देश की केंद्र सरकार कर सकती है, यह हमारा संविधान बोलता है। और यहां पे मिजोरम के चीफ मिनिस्टर सीधे सीधे फॉरेन मिनिस्टर ऑफ म्यांमार जिनमार्ग उंग से बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मिलिट्री क्रैकडाउन। अब समझिए यहां पे बात को, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने साफ साफ बोला है कि भाई ये जो मीटिंग कंडक्ट हुई है और इस मीटिंग के अंदर क्या क्या बात हुई है, इसके बारे में तो अभी कुछ क्लियरली कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इस मीटिंग में जोरामथंगा जो चीफ मिनिस्टर आपके मिजोरम, उन्होंने क्या बात की एग्जैक्टली फॉरेन मिनिस्टर से म्यांमार के, और वो भी फॉरेन मिनिस्टर भी है नहीं। ये जो जिन मार उंग हैं, इनको कूप के बाद फॉरेन मिनिस्टर की पोस्ट से हटा दिया म्यांमार की आर्मी ने, तत्मादवा ने। और जो अभी के इनकम्बेंट फॉरेन मिनिस्टर हैं वो वूना मोंग लिंग हैं म्यांमार के। ठीक है भाई। तो समझिए, भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने साफ साफ कहा है इस प्रकार की मीटिंग्स अलाउड नहीं है। चीफ मिनिस्टर को बिना केंद्र सरकार से बात किए सीधे सीधे म्यांमार के एक्स फॉरेन मिनिस्टर से बात नहीं करनी चाहिए। और यह बात एमईए ने बोला है कि हम मिजोरम के चीफ मिनिस्टर को बता भी देंगे। यहां पे चीफ मिनिस्टर जोरामथंगा कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर जोरामथंगा कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि भाई ये जो मिजोरम के लोग हैं, मिजोरम की जो जनता है, और ये जो म्यांमार के बॉर्डरिंग एरियाज है ना, जो कि मिजोरम के साथ बाउंड्री लगाते हैं, इन दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। ठीक है। तो मिजोरम की जनता के अंदर जो इनके भाई बंधु हैं, जो कि म्यांमार के बॉर्डर के आसपास रहते हैं म्यांमार में, इन दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। इसलिए बहुत सारे मिजोरम के लोग म्यांमार की सिचुएशन से काफी चिंतित हैं, और म्यांमार में रहने वाले जो उनके भाई बंधु हैं उनकी सिचुएशन से काफी चिंतित हैं। तो मिजोरम के अंदर ये काफी इमोशनल और सेंसिटिव इशू है, और इसलिए वहां पे चीफ मिनिस्टर जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं आपके मिजोरम के, ये इसको पॉलिटिकली कैपिटलाइज कर रहे हैं। 1 फरवरी की कूप के बाद म्यांमार की मिलिट्री ने जब म्यांमार के लोगों को मारना शुरू कर दिया, परसिक्यूट करना शुरू कर दिया, तो बहुत सारे म्यांमारी नेशनल भाग के इंडिया में आ गए। इसमें ये पुलिस वाले भी थे, वो पुलिस वाले जो कि म्यांमार में पुलिसमैन थे, बट कूप में उन्होंने सरकार का सपोर्ट नहीं किया, और बाद में म्यांमार की मिलिट्री उनको दौड़ा दौड़ा के मार रही है। तो ऐसे बहुत सारे पुलिसमैन भी इंडिया में एंट्री मार गए हैं, ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है भाई, ये बात यहाँ पे बोली गई है। अब चीफ मिनिस्टर साहब जो है जोरामथंगा,
मिजोरम के, उन्होंने एक लेटर लिखा हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और उन्होंने मोदी जी से बोला कि सर आप इंटरवीन करिए यहाँ पे, आप इन भागते हुए रिफ्यूजीज को असाइलम दीजिए। यानी मिजोरम के चीफ मिनिस्टर हमारे देश के प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये जो लोग म्यांमार से भाग के हमारे देश में आ रहे हैं इनको असाइलम दीजिए, क्योंकि इन लोगों की मिजोरम के लोगों के साथ बहुत अच्छी बनती है। हम इस बात को समझते हैं कि फॉरेन पॉलिसी इश्यूज को लेके हम एक लिमिट से ज्यादा असाइलम लोगों को नहीं देख सकते, लेकिन ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस मिजोरम में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिजोरम के लोगों के बहुत डीप रिश्ते हैं इन म्यांमार के लोगों के साथ जो अभी के लिए भाग के मिजोरम के थ्रू इंडिया में घुस रहे हैं। तो यहाँ एक चीज तो क्लियर हो गई है कि मिजोरम के जो सीएम है, मिजोरम के जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, मिजोरम की जो जनता है, वो कहीं ना कहीं म्यांमार के बॉर्डर के इलाकों से जो आने वाले लोग हैं उनको सपोर्ट कर रही है। आगे कंटिन्यू करते हैं, बट कंटिन्यू करने से पहले वीडियो पर लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस चैनल को शेयर नहीं किया, इस वीडियो को शेयर नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बिल्कुल कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हो। देखिए मैं अपनी सेल्फ मार्केटिंग काफी समय बाद ही करता हूँ, ऑलमोस्ट 6 मिनट हो चुके हैं वीडियो में। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई देखिए एनसीईआरटी की वीडियोस बना रखी मैंने 6 से 12 की, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस की कुछ बची हैं, कंप्लीट कर रहा हूँ। लक्ष्मीकांत की पॉलिटी, स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री, रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स, सतीश चंद्रा की मिडिवल हिस्ट्री, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में बनी हुई है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अच्छे लगे तो चैनल को ज्वाइन बटन दबा के हेल्प भी करिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, जब जब भी मुझे मौका मिलेगा आपके साथ बात करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ और मेरे बाकी करंट अफेयर्स के लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। तो थोड़ा बहुत टाइम मैं आपका सेल्फ प्रमोशन में लेता हूं, चूंकि सेल्फ प्रमोशन जरूरी है। बहुत सारे आप में से लोग शेयर और सब्सक्राइब करना भूल जाते होगे, लाइक करना भूल जाते होगे, तो याद दिलाना जरूरी है। अब इंडिया म्यांमार की बॉर्डर की बात करते हैं। इंडिया और म्यांमार 1643 किलोमीटर लंबा ज्योग्राफिकल लैंड बॉर्डर और मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करते हैं। म्यांमार के साथ हमारे देश के 4 स्टेट्स बॉर्डर बनाते हैं, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। ये मैं आपको नक्शे पे दिखा चुका हूं, नॉर्थ से साउथ इनका एक्सटेंशन भी दिखा चुका हूं वीडियो की शुरुआत में। म्यांमार को बोला जाता है इंडियाज गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया, क्योंकि म्यांमार के रास्ते हम लोग थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इस प्रकार की कंट्रीज को एक्सेस कर सकते हैं। इंडिया म्यांमार का बॉर्डर देखा जाए तो ये हाईली पोरस बॉर्डर है, पुअरली गार्डेड बॉर्डर है। एक रिमोट, अंडर डेवलप्ड, इंसर्जेंसी प्रोन रीजन में ये बॉर्डर है, जिसके आसपास अफीम की खेती होती है। तो अफीम की खेती के जो स्मगलर्स होते हैं, ड्रग कार्टल्स, आर्म्स ट्रैफिकर्स, इंसर्जेंट्स, ये इस इलाके में बहुत एक्टिव है। अगर आप देखो बॉर्डर्स में, तो इंडिया बहुत सी कंट्रीज के साथ बॉर्डर बनाता है, चाहे नेपाल हो, भूटान हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, ठीक है। टेक्निकली हम अफगानिस्तान के साथ ही बॉर्डर बनाते हैं, बट वो इलाका पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के पास है, तो ऑन ग्राउंड हमारा अफगानिस्तान के साथ कोई बॉर्डर नहीं लग रहा है अनफॉर्चुनेटली। बांग्लादेश के साथ हमारा बॉर्डर है, म्यांमार। अब देखिए म्यांमार के साथ जो इंडिया के रिश्ते रहे ना, वो बहुत अच्छे रहे, इसलिए म्यांमार के बॉर्डर को हमारे देश की सरकार ने पहले प्रायोरिटी नहीं दी। पहले प्रायोरिटी दी गई पाकिस्तान के बॉर्डर को, चाइना के बॉर्डर को और बांग्लादेश के बॉर्डर को। तो आज की डेट में अगर आप इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर देखोगे तो 60% बॉर्डर्स की फेंसिंग हो चुकी है, लेकिन इंडिया म्यांमार के बॉर्डर की उतनी फेंसिंग नहीं हुई। और प्लस इंडिया म्यांमार का बॉर्डर बिल्कुल हिली टेरेन में पड़ता है, ठीक है ना, बहुत टफ कंडीशन से जहां से ये बॉर्डर निकलता है, तो पूरे के पूरे बॉर्डर को गार्ड कर पाना बहुत मुश्किल है। इलाका भी बहुत अंडर डेवलप्ड है, इंसर्जेंसी प्रोन है। तो इस समय पे जब कूप हो गया म्यांमार के अंदर, तो म्यांमार से लोगों को इंडिया के अंदर रोक पाना काफी मुश्किल है। और ये समय इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि म्यांमार से ऐसा बोला जा रहा है कि बहुत सारे रोहिंग्यास भी घुस रहे हैं इंडिया के अंदर। तो कहीं ना कहीं इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ये जो इंडिया म्यांमार का बॉर्डर है, ये एक सिक्योरिटी थ्रेट बन के सामने आया, और ये बिल्कुल सामने तब आ गया जब म्यांमार में कूप हो गया। अब इंडिया म्यांमार की बात की जाए तो इंडिया म्यांमार के बीच में एक एग्रीमेंट है जिसको बोला था फ्री मूवमेंट रिजाइम। इस फ्री मूवमेंट रिजाइम के अंदर दोनों तरफ रहने वाले लोग, इंडिया की तरफ रहने वाले लोग और म्यांमार की तरफ रहने वाले लोग, दूसरी साइड के 60 किलोमीटर बॉर्डर के अंदर तक जा सकते हैं। वो ट्रेड करने के लिए जा सकते हैं, वो अपने रिलेटिव से मिलने के लिए जा सकते हैं, और इसके बहाने हजारों की तादाद में म्यांमारीज नेशनल्स इंडिया के अंदर आते हैं। हालांकि कोविड-19 के पैंडेमिक के बाद ये जो फ्री मूवमेंट रिजीम था, इसको सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि फ्री मूवमेंट रिजीम के अंदर म्यांमार से लोग इंडिया की तरफ, इंडिया से लोग म्यांमार की तरफ 16 किलोमीटर तक अंदर जा सकते हैं और 14 दिन के लिए वहां पे जाके रह सकते हैं, बिना किसी वीजा, बिना किसी पासपोर्ट, बिना किसी और फॉर्मेलिटी के, ठीक है। फिर बात की जाए रिफ्यूजी क्राइसिस। अब भाई बात यह है कि द कूप इन म्यांमार, ये जो म्यांमार में तख्ता पलट हुआ है, और जो वहां की तत्मा थी, वहां की जो मिलिट्री जनता है, उसने उखाड़ के डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को फेंक दिया। इसके बाद से जो रिफ्यूजी वाला इशू है काफी उठ गया है। बहुत सारे म्यांमार के लोग, ऑब्वियस सी बात है, वो परसिक्यूटेड हैं, उनके ऊपर तो इल्जाम नहीं लगाना चाहिए,
वो तो एक स्टेबल जगह पे भागेंगे। एक इंसानी जिंदगी हमेशा अपने लिए सुरक्षा ढूंढती है, तो वो तो सुरक्षा की तरफ भागेंगे। लेकिन अब इंडिया के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी ऑलरेडी 140 करोड़ की आबादी है, क्या हम और लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं? और प्रॉब्लम दोस्तों स्टैंड की होती है। अगर इंडिया, देखिए इंडिया की केंद्र सरकार ने क्या बोला कि भाई 4 के 4 बॉर्डर सील कर दो चारों स्टेट्स के साथ, मतलब म्यांमार से कोई भी इलीगल इमिग्रेंट इंडिया में नहीं घुसना चाहिए। अब इंडिया की सरकार इतना टफ स्टैंड क्यों ले रही है? इसलिए टफ स्टैंड ले रही है क्योंकि अगर म्यांमार से लोगों को इंडिया शरण में लेने लगा तो कल की डेट में अगर म्यांमार की जनता को पता चला कि भाई इंडिया के बॉर्डर से घुस के हम इंडिया के नागरिक बन सकते हैं, तो भाई भीड़ चली आएगी। और इस चीज को हमारी केंद्र सरकार अवॉइड करना चाहती है। लेकिन जो मिजोरम की राज्य सरकार है, मिजो नेशनल फ्रंट की, उन्होंने बोला है कि भाई हम नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को सपोर्ट देंगे अगर आप म्यांमार से आने वाले रिफ्यूजीज को इंडिया में जगह दो। एक ऐसी पॉलिसी बनाइए जहां से म्यांमार से आने वाले रिफ्यूजीज को मदद की जाए। लेकिन केंद्र सरकार ने साफ साफ इंस्ट्रक्शंस इशू कर दिए हैं म्यांमार की पुलिस को भी और आसाम राइफल्स को भी। ये आसाम राइफल्स वो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है जो 510 किलोमीटर का इंडिया म्यांमार बॉर्डर मिजोरम में गार्ड करती है। आसाम राइफल्स को सीधे सीधे इंस्ट्रक्शंस गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से, सरकार की तरफ से, कि भाई कोई भी इलीगल इमिग्रेशन इंडिया में नहीं होना चाहिए, कोई भी रिफ्यूजी इंडिया में नहीं आना चाहिए। उसकी एक वजह यह है कि हमने कोई भी रिफ्यूजी कन्वेंशन साइन नहीं किया है। वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन 1967 1951। प्लस यहां पे एक और बात हुई, आसाम राइफल्स ने अर्ली मार्च में केंद्र सरकार को बताया कि भैया ये स्टेट गवर्नमेंट तो एक एसओपी प्रोमुलगेट करके बैठी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। अब आप बोलोगे कि ये एसओपी क्या थी? 27 फरवरी को मिजोरम की सरकार ने एक एसओपी इशू की और जो इनके बॉर्डर के डिप्टी कमिश्नर्स थे, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स के डिप्टी कमिश्नर्स से मिजोरम की स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि भाई जो भी रिफ्यूजीज बॉर्डर पे आ रहे हैं, वो रिफ्यूजीज जिनकी लाइफ सबसे ज्यादा खतरे में है, वो रिफ्यूजीज जिनको सीधे सीधे मौत का खतरा है, जिनके पॉलिटिकल और ऑर्गेनाइजेशनल एफिलिएशंस के चलते म्यांमार की मिलिट्री उनको मार सकती है, उनको रिफ्यूजी का दर्जा देकर आप इंडिया में एंट्री दे दो। और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ये भी बोल रहा था कि इन लोगों को मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, फ्री कोविड टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, रहने के लिए बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड की जाएंगी आपके मिजोरम के गांवों में। जैसे ही आसाम राइफल्स ने ये खबर केंद्र सरकार को दी, केंद्र सरकार ने बैक एंड से ऑब्वियसली मिजोरम की सरकार से कुछ कहा होगा और मिजोरम की सरकार ने इस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को वापस खींच लिया। ऑब्वियस ही बात है, मिजोरम की सरकार के पास इस प्रकार का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रिलीज करने की कोई ताकत नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, इंटरनेशनल रिलेशंस इज द सोल प्रेरोगेटिव, द सोल डोमेन ऑफ सेंटर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। आसाम राइफल्स एज अ फोर्स की बात की जाए तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है? याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करता है आसाम राइफल्स। कोई भी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करती है। ठीक है भाई, अब देखते हैं कि ऐसा क्या है कि भाई मिजोरम के लोग और मिजोरम की जो सरकार है वो म्यांमार से आ रहे रिफ्यूजीज का सपोर्ट कर रही है। 510 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है म्यांमार के साथ। अब आप देखिए, म्यांमार का वो इलाका जो कि बॉर्डर करता है मिजोरम के साथ, अगर आप यहां पे नक्शा देखिए तो ये जो म्यांमार का इलाका है ना, यहां बेसिकली चिन कम्युनिटी के लोग रहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो चिन कम्युनिटी के लोग हैं, इनकी वही एंसेस्ट्री है और वही एथनिसिटी है जो कि मिजोस की है, जो कि मिजोरम में रहते हैं। तो मिजोरम में रहने वाले लोगों की और म्यांमार के बॉर्डर इलाकों में, खासकर मिजोरम वाला जो बॉर्डर इलाका है, वहां पे चिन कम्युनिटीज रहती है, इनकी एथनिसिटी सेम है। तो कहीं ना कहीं रोटी बेटी का रिश्ता है इनका। केवल के वन ला वेना राज्यसभा के एमपी है मिजो नेशनल फ्रंट की तरफ से। इन्होंने बताया कि भाई मिजोरम से 300 रिफ्यूजीज आ चुके हैं, 150 रिफ्यूजीज म्यांमार के पुलिस पर्सनल से। ये वो पुलिस पर्सनल है जिसने म्यांमार के तत्वादौर का सपोर्ट नहीं दिया रेवोल्यूशन में। तो इनको आप कहीं ना कहीं इंडिया में जगह दीजिए, इनको रिफ्यूजी स्टेटस दीजिए, ये हमारे भाई हैं। और अगर आप इनको वापस डिपोर्ट कर देते हो म्यांमार में तो ये उनको मारने के बराबर होगा, ऐसा के वन ला ववना ने राज्यसभा में खड़े होकर बोला है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के वन ला ववना ने यह भी बोला है कि जो मिजोरम के लोग हैं वो कभी भी इन लोगों के डिपोर्टेशन के लिए तैयार नहीं होंगे। और यह बात बिल्कुल सही है कि देखिए, जो लोग इंडिया के अंदर आ गए उनको डिपोर्ट करना आसान नहीं है। खासकर जब म्यांमार में कूप हो रखा है उस समय पे उनको म्यांमार की मिलिट्री को हैंड ओवर कर देना ये काफी मुश्किल है। लेकिन सरकार ये तो इंश्योर कर सकती है कि और लोग म्यांमार की तरफ से इंडिया में ना घुसे, और ये सरकार करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि इस प्रकार से अगर म्यांमार से लोग इंडिया में आने लगे तो हजारों लाखों की तादाद आते देर नहीं लगेगी। फिर अगर बात की जाए
तो भाई एक और फैक्टर है कि जो मिजोरम के साइड पे जो लोग हैं वो प्रिडोमिनेंटली क्रिश्चियन हैं, ठीक है। और ये जो बुद्धिस्ट मेजॉरिटी म्यांमार में जो बॉर्डर के इलाके में जो चिन पीपल रह रहे हैं ना, ये भी क्रिश्चियंस हैं, तो रिलीजन वाला रिश्ता भी यहां पे आ जाता है, ठीक है। तो एथनिसिटी शेयर करते हैं और ये लोग धर्म भी अपना शेयर करते हैं। उसके चलते आप ये देखो कि कहीं ना कहीं ये जो म्यांमार से जनता आ रही है भाग के, उसके प्रति मिजोरम के लोगों में और मिजोरम की जो पॉलिटिकल एलिट्स हैं उसमें इतनी सॉफ्ट फीलिंग क्यों है। फिर चिन स्टेट्स में एक रिह दिल नाम की कल्चरल और स्पिरिचुअल लेक है। ये कल्चरल स्पिरिचुअल लेक मीजोस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल बहुत सारे मीजोस मिजोरम में रहने वाले लोग म्यांमार में इस लेक को विजिट करने के लिए भी जाते हैं। और ये जो मीजो आप कह सकते हो एथनिसिटी है, जो चिन एथनिसिटी है, ये सब ग्रुप है जो पीपल का। जो पीपल क्या है, तो जो पीपल एक एथनिक ग्रुप है जो कि इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार में पाया जाता है। इस जो पीपल को बहुत सारे और नामों से बुलाया जाता है, जैसे मिजोरम में इनको मीजो कहा जाता है, कुछ इलाकों में कुकी जोमी भी कहा जाता है, म्यांमार में इनको चिन कहा जाता है। तो ये बहुत अलग अलग इलाकों में फैले हुए हैं। बेसिकली तिब्बतो बर्मन पीपल हैं, अपने साथ एथनिसिटी अपनी शेयर करते हैं और ये बहुत जगहों में पाए जाते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया में पाए जाते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न बर्मा म्यांमार में पाए जाते हैं, चिट्टागोंग हिल ट्रैक्ट ऑफ बांग्लादेश में पाए जाते हैं। और अलग अलग जगहों के हिसाब से इनको नाम भले अलग दे दिए गए हैं, बट इनकी जो एथनिसिटी है वो जो है। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में ये जो एथनिक पीपल हैं वो नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और आसाम में पाए जाते हैं। तो एथनिसिटी वाला फैक्टर यहाँ पे बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है। ओके। और मिजोरम के सीएम ने जब मीटिंग की म्यांमार के फॉरेन मिनिस्टर के साथ, तो कहीं ना कहीं उन्होंने सॉलिडारिटी और कॉल फॉर पीस एक्सटेंड किया टुवर्ड्स जो एथनिक पीपल, क्योंकि मिजोरम में भी जो एथनिक पीपल हैं और म्यांमार के इन बॉर्डर इलाकों में भी जो एथनिक पीपल हैं, और इनका परसिक्यूशन और एट्रोसिटी हो रहा है मिलिट्री जनता के थ्रू। इसीलिए जोरांग थमा इनके लिए इंडिया में रिफ्यूजी स्टेटस मांग रहे हैं। ओके, ये सब बातें यहाँ पे बोली गई हैं। इंडिया की पोजीशन क्या है, जो कुछ भी म्यांमार में हो रहा है? इंडिया ने बोला कि भाई देखिए, ये जो मिलिट्री रूल म्यांमार में आ रखा है ये ठीक नहीं है। दिस इज अ मैटर ऑफ डीप कंसर्न। म्यांमार में पीस और स्टेबिलिटी हमारे लिए जरूरी है, म्यांमार के लोगों की सेफ्टी और वेलबींग हमारे लिए जरूरी है। लेकिन सीधे सीधे देखिए, इंडिया म्यांमार के इश्यूज में इंटरफेयर नहीं करेगा, क्योंकि बैक एंड से रशिया, चाइना म्यांमार का सपोर्ट कर रहा है। इतने सारे सैंक्शंस यूएसए लगा रहा है, लेकिन तब भी क्या आर्मी सरेंडर कर रही? नहीं कर रही, क्योंकि उनको पता है कि बैक एंड से चाइना, रशिया उनका सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे केस में इंडिया का न्यूट्रल रहना ही सही है। और इसीलिए इंडिया की सरकार ने बोला है कि नेबरिंग कंट्री म्यांमार से मिजोरम में जितने भी लोग घुस रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी डिपोर्ट करो। अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसका एक्सपीडिशियस डिपोर्टेशन होना चाहिए, और किसी भी प्रकार का इमिग्रेशन म्यांमार के लोगों का इंडिया के अंदर नहीं होना चाहिए। यह बात साफ साफ आसाम राइफल्स को भी बोल दी है हमारी सरकार ने, और इन चारों स्टेट्स के पुलिस को भी इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं। अब आप में से कुछ लोग ये सवाल कर सकते हो कि मान लीजिए मिजोरम की पुलिस और मिजोरम की सरकार कल की डेट में केंद्र की सरकार बात मानना बंद कर देती है और कहती है नहीं भाई, हम तो इनको रिफ्यूजी स्टेटस देंगे, तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तो आप बोलोगे केंद्र की सरकार क्या कर लेगा? केंद्र की सरकार ऐसे केस में प्रेसिडेंट रूल लगा सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर इंटरनेशनल रिलेशंस के फील्ड में कोई राज्य की सरकार केंद्र की सरकार बात मानने से मना करती है तो उस राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, और ऐसे प्रेसिडेंट रूल को सुप्रीम कोर्ट भी खारिज नहीं करेगा। प्लस यहाँ पे केंद्र सरकार का यह भी बोलना है कि हम यूनाइटेड नेशंस रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 और 1961 प्रोटोकॉल के मेंबर नहीं है। अब रिफ्यूजी कन्वेंशन की बात कर लेते हैं। ये क्या है? ये यूनाइटेड नेशंस की मल्टीलैटरल ट्रीटी है जो डिफाइन करती है कि भाई रिफ्यूजी की परिभाषा क्या है, और जो लोग मान लीजिए रिफ्यूजी हैं वो कहीं पे असाइलम मांगने के लिए जाते हैं और उनको असाइलम मिलता है, तो कौन से कंडीशंस में उनको असाइलम दिया जाएगा, और असाइलम दे रहे हो चाहे नहीं दे रहे हो, ऐसे इंडिविजुअल्स के राइट्स क्या क्या होंगे। तो यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन है ना 1951 का, इट ग्रांट सर्टेन राइट्स टू पीपल फ्लीइंग परसिक्यूशन बिकॉज ऑफ रेस, रिलीजन, नेशनैलिटी, एफिलिएशन टू अ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल ओपिनियन। तो रेस, रिलीजन, नेशनैलिटी, एफिलिएशन टू अ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल ओपिनियन के चलते अगर कोई पर्सन किसी दूसरे कंट्री में शरण मांग रहा है तो उसको आप रिफ्यूजी की डेफिनेशन में ले आओगे। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, जो वॉर क्रिमिनल्स होते हैं उनकी रिफ्यूजी की डेफिनेशन में नहीं माना जा सकता है। तो मान लीजिए अफ्रीका के जाम्बिया के देश में किसी डिक्टेटर ने बहुत साल तक अत्याचार किया और भाग के फिर वो यूके में रिफ्यूजी स्टेटस मांग रहा है, नहीं, ऐसे उसको रिफ्यूजी नहीं बोला जा सकता। तो वॉर क्रिमिनल्स को रिफ्यूजी स्टेटस नहीं माना जाता, दिया जाता है। फिर इस कन्वेंशन के अंदर अगर किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं तो उन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे लिमिटेड वीजा फ्री ट्रेवल कर सकता है वो इंडिविजुअल एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। और ये जो रिफ्यूजी कन्वेंशंस हैं
ये बेसिकली आर्टिकल 14 ऑफ 1948 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को भी फुलफिल करने में अपना रोल प्ले करता है। कुल मिला के एक ऐसा इंडिविजुअल जिसको किसी एक कंट्री में परसिक्यूट किया गया, उसके अगेंस्ट अत्याचार हुआ है, तो इस पर्सन के पास हक होना चाहिए दूसरी कंट्री में लिमिटेड असाइलम लेने का। और इस कन्वेंशन के अंदर यानी रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 और उसके 1967 प्रोटोकॉल के अंदर ऐसे रिफ्यूजीज को लिमिटेड राइट्स और बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं। ठीक है भाई, याद रखिएगा 1951 का जो कन्वेंशन था वो ओरिजिनली यूरोप के रिफ्यूजीज के लिए बनाया गया था। आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यूरोप पूरा का पूरा तबाह हो गया था और गंदे इलाकों से लोग थोड़े बेटर इलाकों की तरफ भाग रहे थे। कुछ लोग तो यूरोप से निकल के यूएसए भागने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए 1951 कन्वेंशन बनाया गया कि वॉर टॉर्न यूरोप से निकल के कोई दूसरी कंट्री जाना चाहे तो उसको असाइलम मिले। और 1967 प्रोटोकॉल लगभग सब पे लागू होता है। तो चाहे आप सीरिया से भाग के यूरोप जाओ, चाहे वेनेजुएला से भाग के आप यूएसए जाओ, 1967 प्रोटोकॉल आपको असाइलम देने वाली कंडीशन को स्ट्रांग करता है। इंडिया ने ना 1951 का यूनाइटेड नेशंस रिफ्यूजी कन्वेंशन ज्वाइन किया, ना ही उसके 1967 प्रोटोकॉल को ज्वाइन किया। उसका रीजन ये है कि हमारे चारों तरफ पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसी कंट्री है जहां बहुत सारे गरीब लोग हैं, तो वहां पे अगर भर के तादाद में इंडिया में लोग आने लगे तो वैसे ही हमारी हालत खराब है, पॉपुलेशन में और खराब हो जाएगी। इसलिए हमने किसी भी प्रकार का रिफ्यूजी कन्वेंशन साइन नहीं किया। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो सीखने को मिला होगा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें पता चली होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा। गुड बाय।